हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी ग्रो। आज फिर से हम एक नई वर्कशीट लेकर के आए हैं। आज हम पढ़ने, समझने और डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9th एसएसटी सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 42 यानी कि 42 को। आज की हमारी ये वर्कशीट भी काफ़ी आसान रहने वाली और काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। आज इस वर्कशीट में हम जारी रखेंगे अपना पॉलिटिकल साइंस का सिविक्स का चैप्टर संस्थाओं का कामकाज। सरकार चलाने के लिए किसी भी देश में कई प्रकार की संस्थाएं होती है या उन संस्थाओं की आवश्यकता होती है। उनमें मुख्य जो संस्थाएं होती है वो होती है विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। हम विधायिका के बारे में और कार्यपालिका के बारे में पहले पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं, समझने वाले हैं न्यायपालिका के बारे में। तो आज की इस वर्कशीट में हम न्यायपालिका क्या होती है ये जानेंगे। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट है वो किन मामलों की सुनवाई करता है और सुप्रीम कोर्ट के कार्य और शक्तियाँ क्या होती है ये भी हम समझेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं, ये हमारी वर्कशीट नंबर 42 यानी कि 42 है और हमारा विषय है एसएसटी सामाजिक विज्ञान, जिसमें हम लोकतांत्रिक राजनीति, जिसे हम सिविक्स भी बोलते हैं, जिसे हम पॉलिटिकल साइंस भी बोलते हैं, उसका एक चैप्टर संस्थाओं का कामकाज वो जारी रखेंगे। आज की दिनांक है 10 अक्टूबर 2020। न्यायपालिका के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले जानना जरूरी है कि न्यायपालिका होती क्या है। तो हमारे देश में विभिन्न सत्रों पर मौजूद अदालतों को सामूहिक रूप से न्यायपालिका कहा जाता है। यानी चाहे वो किसी राज्य की अदालतें हों, चाहे वो किसी ज़िले में अदालतें हों, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अदालतें हों, या लोकल लेवल के जो कोर्ट्स होते हैं तहसील के लेवल पर, इन सभी कोर्ट को मिलाकर के हम बोलते हैं न्यायपालिका। इसको इंग्लिश में बोला जाता है जुडिशरी। तो ये सभी क्या आ जाते हैं जुडिशरी में, यानी कि नीचे से एक तहसील लेवल की, ब्लॉक लेवल की जो कोर्ट है उससे लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक जितनी भी हमारे देश में अदालतें हैं उन सभी को हम न्यायपालिका कहते हैं। अब न्यायपालिका में क्या क्या शामिल है? न्यायपालिका में सुप्रीम कोर्ट भी शामिल है, जिसको आप सर्वोच्च न्यायालय बोलते हो। इसके साथ साथ राज्यों में जो हाई कोर्ट होते हैं, उच्च न्यायालय होते हैं, सभी राज्यों के होते हैं। हालांकि सभी राज्यों के अलग अलग हो जरूरी नहीं है। कुछ राज्य हैं जिनके संयुक्त हाई कोर्ट भी होते हैं, जैसे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है तो उनका गुवाहाटी हाई कोर्ट है, एक ही है। ऐसे ही पंजाब और हरियाणा का एक ही साझा हाई कोर्ट है जो कि चंडीगढ़ में है। तो जो राज्यों के हाई कोर्ट है, सर्वोच्च न्यायालय जो सुप्रीम कोर्ट है, जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होती है, जिला न्यायालय होती है, या फिर स्थानीय स्तर के जो न्यायालय, वो सभी इसमें आते हैं, न्यायपालिका में आते हैं। ओके, यानी आप ऐसे भी लिख सकते हो कि देश में जितनी भी अदालतें हैं वो सभी न्यायपालिका में आते हैं या उनको न्यायपालिका हम कहते हैं। अब देश में एकीकृत न्यायपालिका, अब इसका क्या अर्थ हुआ? एकीकृत न्यायपालिका का अर्थ ये हुआ कि देश में शुरुआत तो कई छोटी छोटी अदालतों से होती है, लेकिन जो ऊपर की तरफ बढ़ते जाते हैं तो सिंगल न्यायपालिका, जैसे कि हाई कोर्ट है एक राज्य के लिए, सबसे उच्च कोर्ट कौन सा है? उच्च जो न्यायालय वो हाई कोर्ट है। यानी कि अगर आपने निचली अदालत ने फैसला दिया, आप उससे खुश नहीं हो, ओके, तो आप ऊपरी अदालत में जाओगे। उसके बाद कहाँ जाओगे? उसके बाद आप हाई कोर्ट में जाओगे। हाई कोर्ट के बाद आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो। तो हमारे यहाँ पे एकीकृत न्यायपालिका है, एक जैसा कानून है और एक जैसी एकल न्यायिक प्रणाली है। यानी ऐसा नहीं कि हर राज्य के अलग कानून होंगे या हर राज्य के लिए अलग से कोर्ट होगी, सुप्रीम कोर्ट होगी। सुप्रीम कोर्ट है वो एकमात्र सर्वोच्च कोर्ट माना जाता है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं अपेक्स कोर्ट। ओके, तो इसलिए कहा जाता है कि हमारे यहाँ पे कैसी न्यायपालिका है? एकीकृत है, पूरे देश के लिए एक जैसी न्यायपालिका है। इसका मतलब ये है कि देश की सभी अदालतों को सर्वोच्च न्यायालय का फैसला मानना होता है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट कौन सी हो गई? कौन सी हो गई? जिसको हम सुप्रीम कोर्ट बोल रहे हैं, जो अपेक्स कोर्ट है, यानी इसने जो फाइनल डिसीजन दिया जो भी, वो सभी पर लागू होता है एक समान रूप से। तो इसलिए हम कहते हैं कि हमारे यहाँ पे एकीकृत न्यायपालिका है। अब हमने ये तो समझ लिया कि न्यायपालिका क्या होती है, सारी अदालतें वो न्यायपालिका में आती है। ये भी समझ लिया कि हर राज्य की हाई कोर्ट होता है और फिर पूरे देश के लिए एक सुप्रीम कोर्ट होता है। अब हमें ये समझना है कि सुप्रीम कोर्ट है जो सबसे उच्च अदालत है, सर्वोच्च अदालत है हमारे देश की, वो कौन कौन से मामलों की सुनवाई करता है। तो वो एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका इस चैप्टर का, कि भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय है वो कई प्रकार के विवादों पर सुनवाई करता है। जैसे पहला है, देश के नागरिकों के बीच में विवाद है, किसी भी नागरिक के बीच में अगर झगड़ा होता है तो उसकी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट करता है। लेकिन यहाँ पे सीधे तौर पे नहीं, पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट और उसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट में मामला आएगा। अगर वो गंभीर है तो सीधा सुप्रीम कोर्ट में लाया जा सकता है। इसके साथ साथ नागरिक और सरकार के बीच में विवाद हो, सरकार के साथ विवाद हो जाते हैं कई बार, जैसे सड़क बन रही है,
तो कहीं पे आपकी ज़मीन आ रही है तो आप कोर्ट में केस डालेंगे, वो किसके खिलाफ होगा? वो सरकार के खिलाफ होगा। तो ऐसे विवाद है, या फिर दो या दो से अधिक राज्यों के आपसी झगड़े हैं, जैसे पंजाब हरियाणा का है, पानी को लेकर के झगड़ा चल रहा है, या फिर कर्नाटक तमिलनाडु का पानी को लेकर के झगड़ा चल रहा है, तो उसकी सुनवाई कौन करेगा? उसकी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट करेगा, सर्वोच्च न्यायालय करेगा। ऐसे ही केंद्र सरकार या राज्य सरकार के बीच में भी झगड़े होते हैं, तो उनकी सुनवाई भी सुप्रीम कोर्ट करता है। जैसे दिल्ली की सरकार और केंद्र सरकार के बीच में तनातनी चल रही है, तो जो भी इनके विवाद होते हैं उनकी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में होती है। इसके साथ साथ जो फौजदारी मामले होते हैं और दीवानी मामले होते हैं, फौजदारी मतलब जो मारपीट के, लड़ाई झगड़े की, हत्या से संबंधित है, या दीवानी मामले जो पैसे से संबंधित है, उनको हम बोलते हैं दीवानी मामले। तो उनमें अगर आपको निचली अदालत ने फैसला दिया, उससे आप संतुष्ट नहीं हो, तो आप ऊपर जाओगे, किस में? हाई कोर्ट में जाओगे। हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट में जाओगे, यानी कि वहाँ पर अपील करने के लिए सबसे ऊपरी जो संस्था है वो सुप्रीम कोर्ट होती है, सर्वोच्च न्यायालय होता है। इसके साथ साथ अगर हाई कोर्ट ने कोई भी डिसीजन दिया है, कुछ भी, और उससे हम संतुष्ट नहीं है, कोई भी अगर उस निर्णय से संतुष्ट नहीं है, तो वो भी अपील कर सकता है सुप्रीम कोर्ट में। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि जो सर्वोच्च न्यायालय है वो सभी प्रकार के विवादों का निपटारा करता है ओवरऑल, क्योंकि कुछ मामले हैं जो सीधे सुप्रीम कोर्ट में तो नहीं आते, लेकिन निचली अदालत से होते हुए अगर कोई संतुष्ट ना हो, आगे से आगे अपील करता जाए, तो वो पहुँचने कहाँ है? पहुँचने वो सुप्रीम कोर्ट में। और जब सुप्रीम कोर्ट में पहुँचेंगे तभी उनका फाइनल निपटारा हो पाता है। तो ये तो बात हुई कि सर्वोच्च न्यायालय में कौन कौन से विवादों की सुनवाई होती है। अब हम बात करेंगे कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता। अब न्यायपालिका हमारे देश में स्वतंत्र है। अब ये स्वतंत्रता का क्या अर्थ है? कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता का अर्थ है कि न्यायपालिका विधायिका और कार्यपालिका के नियंत्रण में कार्य नहीं करती, यानी ना तो ये सरकार के अंडर में आती है, ना ही ये संसद के अंडर में आती है। ये स्वतंत्र है। स्वतंत्र का मतलब है कि ये बिना किसी दबाव के काम कर सकती है। अब बिना दबाव के काम करेगी तभी तो निष्पक्ष निर्णय दे पाएगी। मान लीजिए सरकार के अंडर में होती तो हर सरकार अपने अकॉर्डिंग काम करवाती, अपने अकॉर्डिंग कहते कि इस बार ये डिसीजन आना चाहिए। ओके, तो इसका मतलब ये था कि नागरिक और सरकार के विवाद होते तो नागरिकों के सुने भी नहीं जाते। इसलिए ज़रूरी होता है कि जो न्यायपालिका वो स्वतंत्र होनी चाहिए और उसके पास काफ़ी सारे अधिकार होने चाहिए। तो हमारे देश में ऐसा ही है कि हमारे देश में न्यायपालिका वो स्वतंत्र है, वो सरकार के अधीन नहीं है, ना ही वो संसद के अधीन है। इस वजह से सभी आधुनिक लोकतांत्रिक जो देश है उसमें अदालतें क्या होती है? वो विधायिका और कार्यपालिका के अधीन नहीं होती है, सरकार की नहीं सुनती है, तभी वो ठीक से निर्णय दे पाती है। भारत का राष्ट्रपति है, वो देश के सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं। ठीक है, नियुक्ति कौन करेंगे? राष्ट्रपति करेंगे, लेकिन उसके लिए भी नियम निश्चित है। निश्चित नियम है, जैसे वरिष्ठता होती है, जो सीनियर होगा उसको, जैसे CJI जिसको हम बोलते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया जाएगा। तो उसमें भी ये नहीं कि किसी की सिफारिश या पैसा या शाम दंड भेद चलेगा, तो वो नहीं चलना वहाँ पर। तो वहाँ पर जो राष्ट्रपति है वो देश के सर्वोच्च न्यायालय, उस न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति कर देगा। और अमूमन जो सर्वोच्च न्यायालय के सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश है वही प्रमुख न्यायाधीश बनेंगे, जो देश के जिनको हम बोलते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ओके, तो उसमें भी ये नहीं कि कोई सिफारिश चलेगी या सरकार दबाव बना सकती है, या किसी को इस प्रकार से किसी से सहायता लेने की भी ज़रूरत नहीं है। अब ये स्वतंत्र कैसे है ये समझना इसलिए ज़रूरी है कि स्वतंत्र क्या वास्तव में है। तो स्वतंत्र इसलिए है क्योंकि एक बार अगर किसी व्यक्ति को सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बन गया उसके बाद उसको सरकार हटा नहीं सकती। लगभग असंभव है उसको उसके पद से हटाना। अगर मान लीजिए हटाना हो, ऐसी सिचुएशन आए, तो उसके लिए क्या चाहिए कि संसद के दोनों सदनों में अलग अलग 2/3 बहुमत चाहिए। 2/3 बहुमत से अविश्वास प्रस्ताव है वो पारित करना पड़ता है। तो अब ये देखिए कि मान लीजिए कोई व्यक्ति है वो सरकार के अनुसार काम नहीं करता है, तो क्या कर सकती है सरकार? संसद के द्वारा उसको हटा सकती है। अगर हटाएगी तो पूरे देश को पता चलेगा कि हाँ, उस व्यक्ति को, उस न्यायाधीश को हटाया जा रहा है सरकार अपने कार्य के लिए। अगर वो हटाया जा रहा है तो हटाना भी इतना कहाँ आसान है। 2/3 बहुमत चाहिए, 66% दोनों सदनों में अलग अलग, जो लगभग असंभव होता है, क्योंकि अगर गठबंधन की सरकार है तो भी काफ़ी सारे दल हैं जो इसे गलत कार्य पर साथ नहीं देंगे।
तो इसलिए हमारे देश में न्यायपालिका स्वतंत्र है, क्योंकि एक बार जज की नियुक्ति हो गई तो उसको हटाना इम्पॉसिबल है। अगर उसको हटाना इम्पॉसिबल है तो वो डर कर काम नहीं करता, वो झुक कर काम नहीं करता, वो दबाव में काम नहीं करता, वो निष्पक्ष काम करता है। और इसीलिए हमारा अदालत के ऊपर, सर्वोच्च न्यायालय के ऊपर, हाई कोर्ट के ऊपर विश्वास रहता है कि हाँ, जो भी निर्णय सुप्रीम कोर्ट ने दिया वो बिल्कुल सही है। तो हमारे देश में न्यायपालिका कैसी है? स्वतंत्र है। उसके बाद आगे आता है कि संविधान के अनुसार न्यायपालिका को कौन कौन से अधिकार दिए गए, या फिर संविधान से संबंधित कौन से कार्य है जो न्यायपालिका करती है। तो न्यायपालिका है वो देश के संविधान से भी काफ़ी गहराई से जुड़ी हुई है। इसे हम ये कह सकते हैं कि हमारे संविधान की रक्षा करती है न्यायपालिका, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय है वो देश के संविधान की व्याख्या करने का अधिकार है। अगर न्यायपालिका को लगता है कि विधायिका का कोई कानून या कार्यपालिका की कोई कार्रवाई संविधान के खिलाफ है, तो वो केंद्र सरकार, राज्य सरकार के सत्र पर ऐसी कानूनी कार्रवाई को अमान्य घोषित कर सकता है। जैसे एक संविधान क्या है, हमारे देश में शासन कैसा है? कानून का शासन है। लेकिन फिर भी अगर कोई सरकार ऐसा कोई काम करती है जो संविधान के खिलाफ है, ओके, या ऐसा कोई कानून लेकर के आती है जो संविधान के जो बेसिक फंडामेंटल्स जो बोलते हैं, मूल जो है सिद्धांत, उनके खिलाफ है, तो उसको सर्वोच्च न्यायालय और हाई कोर्ट क्या कर सकते हैं? इलीगल डिक्लेयर कर सकते हैं, यानी कि अमान्य, गैर कानूनी डिक्लेयर कर सकते हैं। सरकार को वो कानून, वो कदम, वो कार्रवाई वापस लेनी ही पड़ेगी। तो इसलिए न्यायपालिका जो है वो संविधान की रक्षक भी कहा जाता है। इसी तरह किसी कानून या कार्यपालिका की कार्रवाई को चुनौती मिलती है तो सर्वोच्च न्यायालय उसकी संवैधानिक वैधता तय करता है। मान लीजिए कि कोई कानून बनाया गया और आम लोग भी, हम भी सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं। हमें लगता है कि ये कार्य सही नहीं है, संविधान के अनुसार नहीं है, तो उसकी सुनवाई करता है सुप्रीम कोर्ट। और अगर वो वास्तव में ऐसा होता है तो सरकार को उस कानून को वापस लेने के लिए बोला जाएगा और सरकार को लेना ही पड़ेगा। इसे हम न्यायिक समीक्षा के रूप में भी जानते हैं। यानी ये जो प्रोसीजर है जिसमें कोई कानून बनाया और उसकी समीक्षा, रिव्यू बोलते हैं ना हम, मूवी का रिव्यू होता है या बुक का रिव्यू देते हैं, तो ऐसे ये रिव्यू होता है। किसका रिव्यू होता है? कानून का रिव्यू। तो कानून का रिव्यू कौन करती है? सुप्रीम कोर्ट करती है, हाई कोर्ट कर सकती है रिव्यू, और रिव्यू के अनुसार ही वो वैध है या नहीं है ये तय किया जाता है। तो यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण भूमिका हो जाती है न्यायपालिका की संविधान की, कानूनों की रक्षा में। सर्वोच्च न्यायालय यह भी फैसला दिया है कि संसद संविधान के जो मूलभूत सिद्धांत है उनमें बदलाव नहीं कर सकती। सॉरी। तो यहाँ पर सर्वोच्च न्यायालय, उन्होंने एक ये फैसला भी दिया है पीछे कि संविधान के जो मूलभूत सिद्धांत है, यानी कि सारी चीज़ें होती है, अगर थोड़ी बहुत बदलाव करने हैं जो कि कम इम्पोर्टेंट पार्ट है उसमें, लेकिन जो मूलभूत सिद्धांत है उनमें बदलाव संसद नहीं कर सकती। तो यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है न्यायपालिका की संविधान की रक्षा करने में। अगर शायद संविधान की रक्षक जो न्यायपालिका ना होती तो अब तक संविधान के चीथड़े उड़ जाते या उसमें बहुत सारे बदलाव कर दिए जाते शायद। अब हम बात करेंगे कि न्यायपालिका हमारे मौलिक अधिकारों की भी रक्षा करती है। कैसे? न्यायपालिका, जो भारतीय न्यायपालिका, वो नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करती है। यानी नागरिक अपने अधिकारों के उल्लंघन होने पर न्यायालय जा सकते हैं। हमें कितने अधिकार प्राप्त हैं? हमें जो 6 मुख्य अधिकार प्राप्त हैं, 6 मुख्य जो मौलिक अधिकार प्राप्त हैं, उनमें एक है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अब वो संवैधानिक उपचारों का अधिकार ये कहता है कि अगर हम मेरे कोई भी अधिकार है वो छीना जाता है, चाहे कोई नागरिक उसका हनन कर रहा है, हनन करना मतलब छीन रहा है, या सरकार उसको छीन रही है, तो हम कोर्ट में जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। और फिर सुप्रीम कोर्ट है वो समय समय पर सरकार को कई निर्देश भी देती है। तो इसलिए हमारा न्यायपालिका पर विश्वास और भी ज़्यादा होता है। तो इसलिए हम ये भी कहते हैं कि न्यायपालिका संविधान की रक्षक होने के साथ साथ हमारे मौलिक अधिकारों की रक्षक भी होती है। तो ये थी आज की हमारी वर्कशीट, जिसमें हमने समझा कि न्यायपालिका क्या है, सुप्रीम कोर्ट के क्या क्या कार्य होते हैं, और न्यायपालिका कैसे संविधान और हमारे मौलिक अधिकारों की रक्षा करती है। आगे बढ़ने से पहले आज का आपके लिए एक क्वेश्चन है। आपको ये बताना है कि हमारे देश के मुख्य जो न्यायाधीश हैं उनका नाम क्या है। ठीक है, आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं प्रश्नोत्तर की तरफ। यहाँ पर हमें 4 आसान से क्वेश्चन दिए गए हैं इस वर्कशीट में। सॉरी। यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन दिया गया है वो दिया गया है कि न्यायपालिका किसे कहते हैं।
और इसमें कौन कौन से न्यायालय शामिल होते हैं। तो भारत में मौजूद विभिन्न सत्रों पर अदालतों के समूह को हम सामूहिक रूप से न्यायपालिका कहते हैं। न्यायपालिका में सर्वोच्च न्यायालय, राज्यों के उच्च न्यायालय, जिला अदालतें और स्थानीय सत्र के न्यायालय शामिल होते हैं। उसके बाद दूसरा जो क्वेश्चन दिया गया, वो क्वेश्चन दिया गया कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय में किन किन मामलों की सुनवाई होती है। तो ये देश के नागरिकों के बीच में विवाद है, उनकी सुनवाई होती है। सरकार और नागरिक के बीच में विवाद है, उनकी भी सुनवाई होती है। राज्य सरकारों के आपसी विवाद या फिर केंद्र और राज्य सरकार के बीच में विवाद है, उनकी भी सुनवाई होती है। साथ ही साथ ये सर्वोच्च अपीलीय अदालत भी है कि निचली अदालत ने फैसला दिया तो उसका हम अपील कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में। इसके साथ और भी बहुत से कार्य होते हैं, जैसे राष्ट्रपति और सरकार को सलाह देता है। साथ ही साथ यहाँ पर कानून की समीक्षा, संविधान के द्वारा जो संविधान है उसके प्रारूप के तहत कानून की समीक्षा भी की जाती है। तो हम यहाँ पर 4 ही कार्य लिखेंगे जो कि काफ़ी रहेंगे। उसके बाद तीसरा जो हमारा क्वेश्चन है वो दिया गया कि स्वतंत्र न्यायपालिका अपना काम कैसे करती है। स्वतंत्र न्यायपालिका बिना किसी बाहरी दबाव के तथा निष्पक्ष रूप से कार्य करती है। चौथा और अंतिम क्वेश्चन है आज की इस वर्कशीट का कि आपके विचार में नागरिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए न्यायपालिका क्यों आवश्यक है। तो न्यायपालिका नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करती है, जैसा हमने पढ़ा है। अगर सरकार या समाज या फिर कोई भी व्यक्ति हमारे अधिकारों को छीनता है यानी हनन करता है तो हम क्या कर सकते हैं, हम न्यायालय की शरण ले सकते हैं। इसलिए नागरिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए न्यायपालिका का होना बेहद ज़रूरी है। तो ये थी आज की हमारी वर्कशीट। उम्मीद करता हूँ आपकी पढ़ाई बेहद अच्छे तरीके से चल रही होगी, और विशेष तौर पर अगर बात करूँ सामाजिक विज्ञान की, सोशल साइंस की, क्योंकि एक ये सब्जेक्ट ऐसा है जो हमें समझना ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसको हमें करना नहीं होता, हमें समझना होता है, क्योंकि ये जो विषय होते हैं सामाजिक विज्ञान के वो हमारे आसपास के विषय होते हैं। और जब हमें सामाजिक विज्ञान में मज़ा आने लगता है, हमें अच्छा लगने लगता है, तब समझो हमारी गाड़ी निकल गई, हम कामयाब होने वाले हैं। तो आज की इस वर्कशीट में बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।